हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी थोड़े टाइम पहले किसी मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझे ये प्रेजेंटेशन है और दो चार डॉक्यूमेंट है एसबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसके बारे में, यानी कि जो एनुअल रिजल्ट है फाइनेंशियल, आप उसको पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसबीआई का जो प्रॉफिट है बैंक का, मतलब एक बैंक है 61,000 करोड़। कितना बड़ा प्रॉफिट एसबीआई ने कमाया है। आपको पता है एसबीआई के बारे में काफ़ी जोक्स भी आते हैं मतलब मार्केट में, और इनको काफ़ी सारी जो सोशल स्कीम्स है, बहुत सारा ऐसा भी काम करना पड़ता है कि जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखी नहीं जाती है। स्टिल दिस बैंक इज़ मेकिंग 61,000 करोड़ प्रॉफिट। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक साइन है कि इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है और उसका हम क्या कहते हैं कि जो मेन लीडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और यहाँ पर अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि बैंक का जो एनुअल रिपोर्ट होता है, तो ये तो सिर्फ कुछ फाइनेंशियल्स है। एनुअल रिपोर्ट काफ़ी बड़ा होता है, कभी 200 300 400 500 पेज का भी होता है, लेकिन आपको वो देखते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, लेकिन अगर कोई कहता है कि आपने एनुअल रिपोर्ट देखा है कि उसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसे होता है उसमें इनिशियली जैसे ऑडिटर्स का स्टेटमेंट होता है, चेयरमैन का कहना क्या है, बाकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एचआर में क्या चल रहा है, आईटी में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कोई अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस है तो वहाँ पे क्या चल रहा है, तो एक आपको आइडिया आना होना चाहिए उसका। और अगर आप कोई भी बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई नाबार्ड सेबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आप बैंक में हैं तो ये एक्सपेक्टेशन 100% आपसे रहेगा कि आपको बैंक का बैलेंस शीट पता होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैंने आज तक इतने सारे इंटरव्यू लिए, नियर अबाउट 70-80% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनका जो खुद का जो बैंक है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो पैरामीटर्स भी पता नहीं होते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, जैसे ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये फर्स्ट है। सेकंड, जीएनपी आपको पता होना चाहिए, एनएनपीए यानी कि नेट एनपीए पता होना चाहिए, इसमें का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का डिफरेंस क्या होता है। एंड सीएआर, इसको सीआरएआर भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 14.28%, इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आपको पता होगी तो आपको बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, आरबीआई उस पर कंट्रोल कैसे रखता है, बेसल नॉर्म क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो ये क्या होता है ना, आपको फुल ओपन माइंड रख के पढ़ाई करनी चाहिए। कोई कहेगा ये आरबीआई के सिलेबस में थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आरबीआई में जाना है तो आपको ओपन माइंड रख के इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, यूएस चाइना में क्या हो रहा है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये Q4 यानी कि आपको पता है जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। 31 मार्च को ईयर एंड खत्म हो जाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 24 FY24 का मतलब है, FY24 का मतलब होता है 2023 से लेके 2024, ये चालू होता है 1 अप्रैल, ठीक है, और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो आपको ये जो नॉमेनक्लेचर होता है वो पता होना चाहिए। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप कोई भी हाइलाइट्स है, ये सिर्फ हाइलाइट्स है, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट क्वालिटी में क्या है, एंड कैपिटल एडिक्वेसी। तो आपको ये जो सारे टर्म्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, नेट प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद आरओए क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, ये तो सिर्फ एक बैंक का आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट, मैं कभी भी जब इंटरव्यू लेता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स का जो बैंक में काम कर रहा है, तो मैं उसको कंपैरिजन करने को बोलता है। मान लीजिए आप एसबीआई में हैं तो मैं कहूँगा कि एक अदर नेशनलाइज बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक और एक पब्लिक आपका जो प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसका आपको कंपेयर करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही बैंक का बैलेंस शीट देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको इंडस्ट्री में के 2-3 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। फिर बैलेंस शीट में क्रेडिट ग्रोथ इतना है, क्रेडिट ग्रोथ से आपको इकोनॉमी की सिचुएशन पता चलती है। कासा यानी कि क्या होता है, वाई कासा इज इंपॉर्टेंट, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये लो कॉस्ट फंड्स होते हैं बैंक के लिए, क्योंकि आप जब बैंक में रखते हैं तो उसको उसमें कम लो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो पैसा बैंक को मिलता है वो लो कॉस्ट पे मिलता है, जितना कासा का परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। एसेट क्वालिटी, एसेट यानी कि लोन है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, पीसीआर क्या है, एयूसीए क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। पीसीआर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एयूसी का जो आपको अगर पता होगा फुल फॉर्म विदाउट रेफरिंग द गूगल, आप लिखिए वहाँ पर। स्लिपेज रेशो क्या है, उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट क्या होती है, कैपिटल एडिक्वेसी, सीएआर, मुझे बेसल का कितना नाम है बताइए। जैसे एक बेसल के हिसाब से एक सीआर का एक नंबर है और आरबीआई के हिसाब से एक, दो आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक एयूसीए क्या है और जो सीएआर है आरबीआई का ने कितना कितना प्रेस्क्राइब किया है, और जो बेसल कमेटी उतना कितना उसने कितना प्रेस्क्राइब किया है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे
पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया CET1 क्या है। ये जब आप पढ़ेंगे, जब RBI का जो फाइनेंस का पोर्शन पढ़ेंगे, तब ये आप जहाँ पे आप कोचिंग लेते हैं वहाँ पे आपको ये पढ़ाएंगे। जब RBI का जो इंटरव्यू का सेशन होता है उसमें मैं स्पेशल सेशन लेता हूँ कि, और मोस्टली मैं SBI का ही बैलेंस शीट लेता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप RBI में जाएंगे, RBI का काम क्या है कि बैंक का सुपरविजन करना, और मैक्सिमम लोग 1/3 लोग सुपरविजन में जाते हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए ना। अगर आप वो पूछते हैं एसेट क्वालिटी का मतलब क्या है, अगर आपको पता नहीं इंटरव्यू में, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम RBI SBI का जो बैलेंस शीट है वो हम स्टडी करेंगे जब इंटरव्यू की तैयारी हम करेंगे तो। और ये हमारे रिजल्ट्स है। अगर आपको RBI गेट बी की तैयारी करनी है तो हमने स्पेशल बैच लॉन्च किया है डिस्क्रिप्टिव का, और ये बहुत डिमांड आई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है, उनको अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी थी, तो हमने बैच लॉन्च किया है। यहाँ पे ये बैच का जो क्लोजिंग है, एनरोलमेंट का क्लोजिंग, वो 12 मई को होने वाला है, क्योंकि 13 मई से हमारा क्लास चालू होने वाला है। और इसमें यह रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्चुअल आंसर राइटिंग करनी है, जैसे भी आती है वो करनी है। हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, क्योंकि ESI के 4 पेपर हम लिखेंगे, फाइनेंस के 4 पेपर लिखेंगे, इंग्लिश के हम 3 पेपर लिखेंगे। ये सारा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फेज़ 1 होने के बाद सिमिलर टाइप का बैच फिर से रिपीट होगा। अगर आप दोनों टाइम करेंगे तो 100% आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। और क्योंकि इतना प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हम डायरेक्टली जाके लिख पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा टाइम टेबल है। और 12th का जो कट ऑफ डेट है इसलिए रखा है क्योंकि 13 मई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आप 12th को 12 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक आप एनरोल करेंगे, उसके बाद आपको पेपर दिया जाएगा, आपको वो सॉल्व करना है, और वो सॉल्व करने के बाद आपको 13 को क्लास में आना है। 11 को हमारा एक जनरल इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है। तो बस यही है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैं डायरेक्ट एनरोलमेंट का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, कौन से बैंक का पढ़ना है, उसके बाद एक कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या वो जो नंबर दिया वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.